करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो जैसे कि साइंस एग्ज़ाम 26 या 27 को है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का कलेक्शन जो मैं ऑफ़लाइन में अपने बच्चों को, जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उन लोगों को मैं करवाता हूँ। तो ये मेरी साइंस की पहली ऑनलाइन वीडियो है। तो मैं उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कराऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाऊँ। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इस क्लास को करने के बाद आप में ये एबिलिटी आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आराम से हैंडल कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है चार्ज। और जब चार्ज फ्लो करती है तो उस फ्लो को, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, तो उस पूरे अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोले सर हम? बोले अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं सर आई से, और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो को डिनोट करते हैं सर कैपिटल क्यू से विथ पर यूनिट टाइम से। अब सर इसका जो एसआई यूनिट होता है क्यू का, वो होता है कूलम। इसका जो एसआई यूनिट होता है टाइम का, वो होता है आपका ये टाइम, वही सेकेंड। तो जो इसका एसआई यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक करंट का, वो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। जो इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर। दूसरा चीज सर, यहाँ पे आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है सर। कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन कहने का मतलब है किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, चार्ज तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब न्यूट्रॉन, और सॉरी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है। तो ठीक वैसे कन्वेंशनल डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में अगर है, लेफ्ट टू राइट, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी कंडक्टर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। कोई भी कंडक्टर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर रेंज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। मान लीजिए ये है कोई कंडक्टर, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे इन्फिनाइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का जो पार्ट होगा, ये चारों मतलब चारों तरफ, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पार्टिकुलर ये कंडक्टर। तो अगर इन्फिनाइट से कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज तक लाने के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इन्फिनाइट है इसके लिए सर। अब इन्फिनाइट से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring an unit positive charge from infinite to electric field is called potential electric potential। उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ये इन्फिनाइट है, बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा चीज आपको पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन्फिनाइट से होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर? पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू ब्रिंग अ amount of work done to bring a unit positive charge from one place to another place inside an electric field। इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरे जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में या मूव करवाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन खर्च होता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई होप ये आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहीं से इसका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के रूप में दिखाते हैं, और इसी से इसका एसआई यूनिट निकला वोल्ट। अब वोल्ट कहाँ से आया सर? वोल्टेज कहाँ से आया? तो ये एक इटालियन फिजिस्ट थे, इटालियन फिजिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, यही दिए थे वोल्ट के बारे में, और इन्हीं के नाम पर इनका एसआई यूनिट वोल्ट पढ़ा, और ये वोल्टेज का के बारे में दिए थे। इनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो एक इटालियन फिजिस्ट थे। तो आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक सही ढंग से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब ये ओम्स लॉ क्या था सर? तो इन 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट था, जर्मन फिजिशियन था, जिसका नाम था साइमन ओम। साइमन ओम, ये क्या किया? ये रिलेशन दिया, ये रिलेशन दिया सर किसके किसके बीच में सर? ये रिलेशन दिया आपका वोल्टेज और फ्लो ऑफ वोल्टेज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ये क्या किया सर? ये जो आपका साइमन है, साइमन ओम, वो 1827 में एक रिलेशन देता है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, जिसमें वो बताता है जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है फ्लो ऑफ करंट। यानी मतलब जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटा तो आपका करंट भी घटेगा। तो यहाँ से जब वोल्टेज को इधर से इधर ले आया गया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जुड़ गया, कांस्टेंट टर्म, और उस कांस्टेंट का नाम है आर। अब ये आर क्या है सर? इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है सर? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है सर? जैसे मोशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फ्लो ऑफ या मोशन को जो अपोज करता है उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर से समझा रहे हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं तो चलने टाइम जब हम लोग को आगे से जो चीज अपोज करता है, हमको रोकता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में जब फ्लो ऑफ करंट होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट आगे से जो चीज रोकता है, अपोज करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है सर? तो रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है सर। कौन कौन सा चीज सर? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका सर लेंथ ऑफ वायर, जितना ज्यादा लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। ए क्या है सर? एरिया क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर का एरिया का कितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। जितना ज्यादा एरिया का क्रॉस सेक्शन उतना कम मेरा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस उतना कम मेरा एरिया क्रॉस सेक्शन। तीसरा चीज है सर, तीसरा चीज ये किस पे डिपेंड करता है सर? तो तीसरा चीज ये नेचर ऑफ वायर पर। वायर का नेचर किस चीज का है सर? ये कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, या फिर सिल्वर का है। जितना अच्छा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। चौथा आपका टेम्परेचर पर, चौथा आपका टेम्परेचर पर। तो ये रेजिस्टेंस आपका सबसे पहले लेंथ में पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल बाई ए। ये क्यों सर? अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे रो जैसा चीज जुड़ जाता है।
अब ये रो क्या है सर? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये क्या है सर? ये आपको हो गया रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करता है सर? तो रेजिस्टिविटी ओनली नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे अब जैसे हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो रजिस्टर के बाद आता है सर रजिस्टर को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो दो तरीका होता है कनेक्शन करने का, दो तरीका होता है कनेक्शन, ये दो तरीका होता है किसी भी रजिस्टर को कनेक्ट करने का। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज क्या होता है सर? सीरीज पहला का एंड पॉइंट जो होता है दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट के समीप होता है। अब इसका जो एंड पॉइंट होगा ये दूसरे का तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बट इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं होता है, पहले का एंड स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब सेम होता है। मान लीजिए यहाँ कोई रजिस्टर जुड़ा, यहाँ पे भी रजिस्टर जुड़ा, यहाँ पे भी रजिस्टर जुड़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट आपस में पैरेलल है। और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रजिस्टर का साइन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ। तो ये चीज होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और ये होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सर आपका जो करंट होता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट वो सेम होता है सर, बट इसमें अलग अलग होता है सर, डिफरेंट होता है सर। इसमें सर पैरेलल में आपका ये डिफरेंट होगा और इसमें सीरीज में सेम होगा। अब इसमें वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज जो होगा इसमें आपका डिफरेंट होगा और इसमें आपका सेम होगा वोल्टेज। अब ये चीज पूरा पूरी ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है। इसमें जो कनेक्शन होता है जैसे 2 या 3 या उससे ज्यादा रेजिस्टर जब आपस में कंबाइन होंगे तो उसके लिए हम लोग उसको कैसे निकालेंगे सर? तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए और ओम्स लॉ का यूज करते हुए हम यहाँ पे इसको न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में हमको इजी हो। जब 1, 2 या 3, जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर आपके आपस में जुड़े हुए हैं तब कैसे हम लोग उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसको निकालने के लिए जो भी हम बताएंगे वो चीज ध्यान में रखिएगा। पहला सीरीज में हम आपको बताएं कि सर सीरीज में अलग क्या रहता है सर? तो वोल्टेज, करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। तो वी एन मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर नंबर ऑफ कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो सब में तो वोल्टेज अलग अलग होगा ना, तो सबको वोल्टेज को जोड़ लेते। यहाँ मेनली हम लोग 3 रेजिस्टर्स का लेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इज इक्वल टू आपका आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे V पुट करेंगे R, सॉरी V के जगह पे आई आर, यहाँ पे आई आर एन, रजिस्टर तो सब में अलग होगा, आई तो सब सेम होगा। तो यहाँ पे आई आर 1, आई आर 2, आई आर 3। और यहाँ से अगर हम आई कॉमन लिए, यहाँ पे आर एन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा वो आई यहाँ से भी कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से ये और ये मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरा रिमेनिंग जो बचेगा RN इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। पैरेलल में क्या सेम होता है सर? पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है और करंट आपका अलग अलग होता है। तो आई एन इज एन मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, एन मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि आई यहाँ अलग होता है, तो यहाँ पे I1, I2, I3 सब में अलग अलग करंट भी जा रहा होगा। अब यहाँ पे I के जगह पे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर भी तो होगा। ये चीज हम यहाँ से यहाँ लगा लेंगे V बाई आर एन। पहला में V इज इक्वल टू R1, V इज इक्वल टू R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से भी हम कॉमन निकालेंगे, V कॉमन निकलेगा तो 1 बाई आर एन बचेगा, एन मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V यहाँ से भी कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो आपका रिमेनिंग जो बचेगा 1 बाई आर एन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये होगा आपका इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर दो या दो से ज्यादा जब रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है इन पैरेलली, और दूसरा जब आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो चीज याद रखा। पहला, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले का हेड दूसरे का टेल और दूसरे का हेड और पहले का टेल वो बराबर होता है, मतलब पहले का हेड दूसरे का टेल के बराबर रहता है, और इसमें सब पैरेलल रहता है। इसमें आपका सर करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। इसमें आपका वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज को सब अलग अलग कर दिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ओम्स लॉ का नियम को यहाँ पे अप्लाई किए, और उस चीज को अप्लाई करने के बाद हम सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिए। और पैरेलल में भी वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होता है, तो करंट को अलग अलग लिख के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम यहाँ से ये इक्वेशन ला के यहाँ पे पुट किए। और इसके बाद जब यहाँ पे सबका वोल्टेज सेम हुआ, वोल्टेज को हम किनारे किए और कैंसल आउट किए, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा 1/Rn इज इक्वल टू 1 + R1 + 1/R2 + 1/R3। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसी को जूल्स लॉ ऑफ करंट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है सर, जैसे कि कोई वायर है, हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्यू जो है इसको कैरी करने में यहाँ इस वायर में रेजिस्टेंस नाम का भी चीज होगा। हम बताया था रेजिस्टेंस क्या करता है सर, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो जब हम चार्ज इसमें फ्लो कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस क्या सर, आर। अब इस चार्ज को इस वायर में कैरी करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जो इस चार्ज को कैरी करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग दिखाएंगे W इज इक्वल टू क्यू भी। भी मतलब कितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं वो भी, और ये चार्ज को फ्लो करने के लिए वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। अब हम लोग यहाँ से एक चीज जानते हैं, ये इक्वेशन मिला हमको इस चीज से। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं सर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पे Q की जगह पे I इंटू टी हम लोग पुट कर सकते हैं, आई टी इंटू भी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हाँ सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब बाई ओम्स लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े थे सर, 1827 में आया था। कौन दिया था, साइमन ओम ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम उसका पूरा नाम था। अब वो क्या दिया था सर, भी इज इक्वल टू आई आर। तो भी इज इक्वल टू आई आर, और भी के जगह पे आई आर हम लोग पुट कर सकते हैं, एकदम पुट कर सकते हैं सर, पढ़े हैं सर। भी इज इक्वल टू आई इंटू टी, और भी के जगह पे आई आर। तो यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे सर। बच गए आर लिखेंगे सर, लिख देंगे, टी बचा तो टी लिखेंगे सर। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वर्क डन जो होगा वो आई स्क्वायर आर टी। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं सर, जो वर्क डन होगा किसी भी चीज को ये किसी भी चार्ज को कैरी करने में वायर में, वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। अब सर हम लोग ये चीज तो पढ़े नहीं, हम लोग पढ़े थे सर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, हीट। एनर्जी वही ना होता है, एनर्जी क्या होता है, हीट। अब एनर्जी किसी भी चीज का क्या होता है, जितना वर्क डन हुआ मतलब उतना एनर्जी आपका कंज्यूम हुआ या फिर उतना एनर्जी आपका खत्म हुआ। तो वर्क W की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं H, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही चीज ना आपको दिखाया हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या पढ़े कि ये जो वर्क डन होता है या फिर जो हीट कंज्यूम हुआ वो किसके बराबर होगा सर, तो स्क्वायर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बराबर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बराबर।
डिस्टेंस ऑफ वायर, अब कितना टाइम में वो फ्लो कर रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज उसके बराबर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज बताएंगे, यहाँ पे आपको हम एक चीज बताएंगे, पावर क्या होता है। यहाँ पे हमको आपको बताने वाला है कि पावर क्या होता है सर। तो पावर नॉर्मली हम लोग जानते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पावर। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा सर? अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं बोल रहे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे W बाई टी होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, बट यहाँ पे वर्क डन किस चीज का हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है विद पर यूनिट टाइम, ये हो जाता है पावर। तो चलिए अब हम लोग आपको बहुत छोटी छोटी चीज बताएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी में होती तो छोटी है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फ्यूज वैसा चीज होता है या फिर वैसा डिवाइस होता है जो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं, अप्लायंसेस कहने का मतलब है वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उनमें अगर अनयूजुअल फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ, अनयूजुअल फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब अगर जितना चाहिए उसको उससे ज्यादा या जितना चाहिए उससे कम उसको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो या तो वो उड़ जाएगा या तो वो खराब हो जाएगा। तो उस चीज से उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, आपको घर के जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको बचाने के लिए जो चीज यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। और ये एक दो नंबर का डेफिनेशन में आता है या तो नहीं आता है, हम लोग क्या लिखेंगे सर? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय स्टॉप द अनयूजुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा आ जाता है आपका सर पावर। पावर, तो पावर हम लोग जानते हैं सर, कोई भी काम किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में होता है तो उसको बोलते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क उसको भी बोलते हैं पावर। तो इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका पावर कहाँ होगा? तो किसी भी वायर में कितना स्पीड से आपको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है, तो जितना स्पीड से फ्लो करेंगे मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और जितना ज्यादा फोर्स कब लगेगा? जितना ज्यादा वोल्ट होगा। अब जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना स्पीड से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई, लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू कितना वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग पावर के रूप में देखेंगे। तो बिल्कुल सर, अब भी से हम लोग फिर से याद आ जाता है सर, बी मतलब ओम चचा, बी मतलब ओम चचा, आई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई आर। उठा फटा दो इसको यहाँ पे, बी इज इक्वल टू आई आर, एक और आई, तो आई 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 आर, आई स्क्वायर आर। तो ये भी फॉर्मूला दे देगा आपको, जहाँ करंट दे देगा, रेजिस्टेंस निकल दे देगा, बोलेगा पावर निकालिए। दूसरा चीज यहाँ से हम लिख सकते हैं भी, ये इधर आ जाएगा तो आर लिख सकते हैं सर। तो ये आपका आया, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं 100% आएंगे, इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। ये आपका दूसरा, जब रिलेशन आपका करंट, रेजिस्टेंस और पावर के बीच हो, जब रिलेशन आपका पावर, वोल्टेज और करंट के बीच में हो, और तीसरा जब रिलेशन आपका उसके साथ हो, किसके साथ? इसके साथ। आई, आई की जगह भी बाई आर लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे सर। देखिए सर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, दिख रहा है? तो यहाँ लगा देंगे चुपचाप से स्क्वायर, और यहाँ पे आर। अब यहाँ पे भी, सॉरी, भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब दो आर, यहाँ पे आर, एक आर से एक आर जाएगा, चल जाएगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू लिख सकते हैं भी स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये हुआ आपका तीसरा का फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला जब वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन रहेगा और पावर निकालने बोलेगा तब। दूसरा जब करंट और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन रहेगा और आपको पावर निकालने बोलेगा तब। तीसरा जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और पावर निकालने बोलेगा तब। और ये क्वेश्चन 100% भिड़ेगा। तो यह था हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जानते हैं सर 1 kg बराबर 1000 ग्राम, उसी तरह 1 किलो वाट आवर बराबर
1 किलोवाट आवर कहाँ यूज होता है? कमर्शियल यूनिट में। कमर्शियल यूनिट कहने का मतलब जहाँ हम लोग मीटर वूटर लगाते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए जहाँ हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। घर में तो नॉर्मली यूनिट कंज्यूम होता है, बट जहाँ कमर्शियल, जहाँ पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े मोटर लगे हुए, जनरेटर लगे हुए, वहां पे किलोवाट के अनुसार खर्च होता है। तो वहां पढ़ते सर 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट। लिख दिया सर? लिख दीजिए सर 1000 वाट। अब एक आवर में आपका कितना, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो यहाँ पे किलोवाट आवर से सेकंड में आना, आवर से सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से यहाँ 1 आवर से सेकंड जाने के लिए 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सेकंड में जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए दो को 60 कर देना, 60 इंटू 60, 6 इज 36 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं सर, तो 3.6 इंटू 10 को पावर ये एक नीचे आ गया 6, ये आपको हो जाता है 1 किलो वाट आवर का वैल्यू। अब ये चीज आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। यहाँ तो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब कुछ कॉन्सेप्ट जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आता है, उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ट्यूशन में कोई एक लड़का किसी लड़की को फॉलो कर रहा है। अब फॉलो करते 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 वो ट्यूशन तक आया, लेकिन देखा आगे कौन खड़ा है? अभय सर खड़ा है। तो जिस हिसाब से वो आया, वो अपने अभय सर को देखा, वही हिसाब से वो कल्टी मार लिया। जिस डायरेक्शन से आया वही अपोजिट डायरेक्शन में वो कल्टी मार लिया। उस चीज को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ दैट बॉय। कहने का मतलब है, ये मान लीजिए ये आपका नॉर्मल प्लेन है फिजिक्स की लैंग्वेज में, जिस डायरेक्शन से वो बंदा आया था सेम उसी डायरेक्शन में, बट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम एंगल से बट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ठीक वैसे फिजिक्स में जब कोई एक लाइट प्लेन पर गिरता है, बट वो सेम एंगल से फिर रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन व्हेन सनलाइट या बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। कहने का मतलब है, जब कोई लाइट एक प्लेन पर, पर्टिकुलर प्लेन पर गिरती है और वो फिर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरे केस में क्या है सर? दूसरे केस में क्या है सर कि वो लड़का अभय सर से नहीं डरता है। तो अभय सर से नहीं डरता, क्या होगा सर? जब वो लड़का आएगा तो या तो थर तरह लड़की के समीप जाएगा, या तो वो लड़की से डर के, हमसे डर के वो लड़की से दूर जाएगा। कहने का मतलब है कि जब वो लड़का लड़की के पीछे आएगा, देखिए आगे अभय सर खड़ा है, तो या तो हिम्मत करके वो लड़की के सामने आ जाएगा, सॉरी ये जो स्ट्रेट लाइन हम बना रहे हैं ये वो लड़की है, तो या तो वो लड़की के सामने आएगा, या तो हमको देख के वो लड़की से दूर भागेगा, तो सब प्यार सच्चे होगा या फिर बर्बादी के रास्ते में जाएगा। ठीक वैसे है फिजिक्स के लैंग्वेज में, व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन, जब कोई लाइट प्लेन पर इंसिडेंट करता है, गिरता है, तो वो क्या करेगा? वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा। टुवार्ड्स द नॉर्मल कब जाएगा? और अवे फ्रॉम, इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि लड़के लोग नॉर्मल ही रहते हैं, उसको कहाँ फर्क पड़ेगा? तो ये चीज नॉर्मल हुआ, तो ये आपके क्लोज आएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये कब होता है ये भी बताएंगे, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बता रहे हैं। यहाँ पे बेंडिंग बैक ऑफ लाइट था, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था या रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट था, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग बैक ऑफ लाइट है। बेंडिंग बैक मतलब इस डायरेक्शन में रहा था, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, या तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेढ़ा हो गया, या फिर इस डायरेक्शन में टेढ़ा हो गया। तो बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यहाँ पे था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, आया जैसे बॉल को पटकते हैं फिर छलक के वापस आ जाता है, बाउंस करता है, उसी तरह ये लाइट आया, बाउंस करके फिर सेम डायरेक्शन में गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यहाँ पे बेंडिंग बैक ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम जो बोले कि टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगा सर? तो ये दो कंडीशन में जाएगा सर। ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, प्लेन से ऊपर वाला मीडियम और प्लेन से नीचे वाला मीडियम,
ऊपर वाला मीडियम आपका जब रेयर से डेंसर जाएगा और डेंसर से रेयर जाएगा, डेंसर और रेयर कहने का मतलब है डेंसिटी, पहले मीडियम का डेंसिटी और दूसरे मीडियम का डेंसिटी, पहले मीडियम का डेंसिटी दूसरे से ज़्यादा रहे तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और दूसरे मीडियम का डेंसिटी पहले से ज़्यादा रहे तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी दो लॉ आते हैं। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं सर? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं सर आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है सर आपका नॉर्मल। ठीक, वैसे यहाँ पे ये भी इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल, ये चीज आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सर? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट सेम पॉइंट, लाइज एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, तीनों एक पॉइंट पर सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। ये इसका पहला लॉ है, ये इसका नहीं, इसका भी पहला लॉ है। बस इसमें क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल, ये भी तीनों भी तो एक पॉइंट पर लाई कर रहा है सेम प्लेन पे। दूसरा हो जाएगा सर, दूसरा आपको हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा बराबर होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो बराबर होगा। दूसरा जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होगा। इसमें क्या होगा सर? इसमें क्या होगा सर? इसमें पहला का इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड ये दोनों एक दूसरे के रेशियो में हो जाएंगे, और रेशियो में जब हो जाएंगे इस चीज को दिखाते हैं, जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों को एक रेशियो में दिखाते हैं, और उस रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक कांस्टेंट, दोनों इसका रेशियो और इसका रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम चीजों को बस रिवीजन करवा दे रहे हैं, यहाँ पे उतने डिटेल में जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो चलते हैं आगे। हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है सर? तो ये कुछ होता नहीं है सर, बट एक रेशियो होता है। जब आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, इन मीडियम टू, जब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू में पास करता है, किसके रिस्पेक्ट में सर? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। हम आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन में दो मीडियम के बीच में जो डेंसिटी होता है अलग अलग होता है। पहला में अगर एयर है, दूसरा में वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी एयर के डेंसिटी से काफी ज्यादा होता है। और मान लीजिए आपका मीडियम टू आपका सॉलिड है, मीडियम वन आपका लिक्विड है, तो मीडियम टू का जो सॉलिड का डेंसिटी होगा वो मीडियम वन लिक्विड के डेंसिटी से काफी ज्यादा होगा। तो वही होता है वहां पे, जहां डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियस सी बात है धीरे हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन is taken as constant, is equal to constant। कहने का मतलब है कि मीडियम टू में जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगा वो मीडियम वन के रिस्पेक्ट से स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन m2, मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिखाते हैं सर? कांस्टेंट हम लोग म्यू, इसका नाम है म्यू, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग म्यू के नाम से दिखाते हैं। इसी चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कहाँ से आया सर? ये आया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। यहाँ पे आपका साइन आई बराबर साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। वही चीज से साइन आई मतलब वहां पे तो एंगल दिखाया था, बट यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू
किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में जो आपका रेशियो होता है दोनों का वो इज कांस्टेंट के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/1। टू मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 में क्या इन लोगों का रेशियो है उसके बराबर ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हाँ, और ये आपका यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस होता है, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है सर। तो ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना। चलिए अब आगे, जैसे कि आपको कुछ चीजें और याद रखना है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गया, बट एक और चीज है जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? जैसे यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 से कंपेयर किए, अब वहां पे कोई एक मीडियम आपका अगर वैक्यूम हो या फिर एयर हो, कोई एक मीडियम आपका वैक्यूम हो या फिर एयर हो, और उससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मीडियम 2 को, तो वो चीज हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? जब आपका कोई एक मीडियम आपका इज इक्वल टू क्या हो सर? एयर हो या फिर वैक्यूम हो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपको दो चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना है, जैसे कि एक वाटर का और एक एयर का, मतलब वैक्यूम में। आप ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ ले, तो वैक्यूम में और वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसमें होता है 1.0003 और इसमें होता है सर आपका 1.33। ये चीज याद रखना। अब केजी, मीटर, सेकंड किस चीज में, तो यहाँ पे हम लिखे हैं यूनिटलेस होता है, तो ये चीज होता है यूनिटलेस, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो वैक्यूम में आपका 1.003 होता है और वाटर में आपका 1.33। यह होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जब एज मीडियम 1 या 2 जब हम लेते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब आगे, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे रूल्स ऑब्टेनिंग ऑन स्फेरिकल मिरर, कैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस होता है स्फेरिकल मिरर में। तो बाकी छोटे छोटे चीज आप खुद से पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बताने वाले हैं वो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, formation of images in spherical mirror, formation of images in spherical mirror। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए कोई दो तरह का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव एक दूसरा कॉन्वेक्स। ये साइड लेना है, इधर ऐसे कर देना, तब पता चलेगा हाँ सर इधर से लेना है, इधर से लेना है। ये हो गया आपको स्फेरिकल मिरर, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। अब ये चीज आप अगर मिरर में समझ गए तो लेंसेज में आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं सर, यहाँ से एक लाइन पास किया, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं सर? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं फोकस, और फोकस के ठीक दो गुना कर देंगे तो उसको बोलते हैं कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है सर? 2f होता है, और f क्या होता है सर? हाफ ऑफ कर्वेचर होता है सर, यही इसका रिलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या क्या रूल्स है सर स्फेरिकल मिरर में इमेजेस को ऑब्टेन करने का? तो सबसे पहला रूल है सर कि कोई भी अगर आपका पोल से आता है, इसको यहाँ पोल बोलते हैं, कोई भी इंसिडेंट लाइन आपका पोल पे इंसिडेंट करता है, तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से घसक लेता है, मतलब जिस एंगल से आपको आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा आपका है सर, फिर ये P, ये F, ये आपका C। दूसरा है कि कोई भी आपका इंसिडेंट रेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इसके पैरेलल, तो आपका कहां से पास करेगा सर? फोकस से पास करेगा। इंसिडेंट आने का और जाने का भी दिखाएंगे, इंसिडेंट आने का और जाने का भी दिखाएंगे। दूसरा हुआ आपका सर कि कोई भी आपका फोकस से अगर आया, कोई भी आपका फोकस से आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। फोकस से आपका इंसिडेंट हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। चौथा जो आपका है सर वो है आपका यहाँ फोकस, यहाँ कर्वेचर। कोई भी आपका इंसिडेंट अगर कर्वेचर से हुआ तो जिस डायरेक्शन से मुंह उठा के आया उसी डायरेक्शन से मुंह उठा के जाएगा, तो जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन से चला गया। यही चार चीज होती है आपका
रूल्स जो आपका स्फेरिकल मिरर में इमेजेस फॉर्मेशन में काम आती है। पहला कि पोल्स जब इंसिडेंट करेगा तो जिस एंगल से आया वही एंगल से जाएगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वन काम करता है यहाँ पे, जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट किया। दूसरा में अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। तीसरा में अगर फोकस से इंसिडेंट किया है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। चौथा, जिस डायरेक्शन से आया मुंह उठा के अगर कर्वेचर से इंसिडेंट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन से निकल देगा। अब अगर आप ये चारों चीज ठीक से समझ गए होंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगी। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है सर, अगर पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर इमेजेस बनेगा। पोल और फोकस के बीच में आपका इमेज है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। फोकस पे है, फोकस पे है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। अगर यहाँ ये दोनों के बीच में है, ये फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो आपका फोकस पे बनेगा। और अगर कर्वेचर के पीछे है तो आपका सी और एफ के बीच में बनेगा। और आपका इन्फिनाइट पे है तो आपका कर्वेचर पे बनेगा इमेजेस। ये चीज आपका स्फेरिकल में भी हो जाता है, बस स्फेरिकल में जहां एफ लिए हैं और सी लिए, यहाँ पे एफ ना लेके इधर आपका 2f हो जाता है। इधर एफ, इधर इधर f1, इधर 2f, इधर भी 2f1, ऐसे हो जाता है आपका लेंसेस में। तो आपकी चीजों को आप रिवीजन कर लिए होंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको बताएंगे, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है सर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी या 3 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। तो जैसे आपका ये क्या है सर, ये आपका कोई मिरर है सर। अब पहला चीज क्या होगा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंसेस या फिर डायरेक्शन है वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे सर? पोल से। यहाँ से इधर का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस वो पोल से लिए जाएंगे। इधर नीचे पोल से, ऊपर पोल से, इधर पोल से, इधर पोल से। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। दूसरा है सर कि जितने भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज अगर प्लेस होगा इस डायरेक्शन में, मतलब जिधर से इंसिडेंट रे जा रहा है। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं और समझा रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। जिस डायरेक्शन से आपका इंसिडेंट रे आ रहा है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये जो मिरर है, मिरर के इस डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो इस डायरेक्शन को एज नेगेटिव लेते हैं। फिर से बता रहे हैं, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उसको एज नेगेटिव लेते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे जा किधर रहा है सर, देखिए इधर, इधर मतलब इधर जा रहा है, इधर का मिरर के उस साइड जा रहा है, तो वो साइड ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। The direction in which incident ray is going is always taken as positive, and the direction from which incident ray are coming is taken as negative. फिर से, the direction from which incident ray are coming is taken as negative, जहां से आ रहा है, and the direction where the incident ray are going, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको taken as positive, and the places above from the principal axis, principal axis above, principal axis से ऊपर always taken as positive, and the place below down the principal axis is always taken as negative. principal axis से नीचे जितना भी होगा वो taken as negative, और principal axis से ऊपर always taken as positive. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले all the distances are measured from, लिख देते हैं, all the distances are measured या taken from पोल। पोल सबसे पहले पोल। दूसरा है द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इंसिडेंट रे आर कमिंग टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। द direction of in which incident ray is going, जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे जा रहा है always is always incident rays are going,
एक रे है ना, बहुत सारे रे आर गोइंग ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। पोल से ऊपर वाला, ऑल द places above from the pole taken as positive, all the places below from the pole is taken as negative। अब ये चीज तो आप खुद से ध्यान दे सकते हैं कि पोल से नीचे नेगेटिव लेना है, पोल से ऊपर पॉजिटिव लेना है। जने से आपका ई वाला आ रहा है, ई वाला कौन सी इंसिडेंट है, वो नेगेटिव, जिधर जा रहा है वो पॉजिटिव। तो ये हुआ आपका साइन कन्वेंशन, और ये इस चैप्टर का बैकबोन बोल सकते हैं आप, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बनता है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हो सकता है लास्ट टॉपिक हो, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फार पॉइंट और रियल पॉइंट क्या होता है सर। फार पॉइंट, रियल पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट ऑफ विजन। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है विजन के लिए, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये नॉर्मल डिस्टेंस होता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और जो फार पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है, वो क्या होता है? वो जगह या वो डिस्टेंस जहां से आपको वो सामने का डिस्टेंस, वो सामने का डिस्टेंस जहां से आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके आंखों के लिए नियर पॉइंट होगा। और वो दूर का डिस्टेंस जहां से आपको दिखना धुंधला स्टार्ट हो जाएगा, वो आपकी आंखों के लिए, सब आंख के लिए अलग अलग होगा, वो आपकी आंखों के लिए फार पॉइंट हो जाएगा। और नियर पॉइंट जहां से आपको सामने से देखना धुंधला स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका नियर पॉइंट होगा। अब जो बीमारी स्टार्ट होता है, एक होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, नियर साइटनेस, ये होता है आपका सर फॉर साइटनेस। नियर साइटनेस बोल रहा, साइटलेस नहीं, साइटनेस मतलब वहां तक दिखता है। तो जहां आपका सामने दिखता है, सामने सामने दिखता हो, दूर नहीं दिखता, नहीं दिखता। इसमें क्या होता है? सामने दिखता है, दूर नहीं दिखता। नियर साइटनेस मतलब सामने दिखता है, दूर नहीं दिखता। अब इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया, इसमें आपका चीजें जो होता है, दूर को चीजों को एडजस्ट करने, एक चीज आप पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है सर? एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स लेंसेज अकॉर्डिंग टू द नीड। जरूरत के अनुसार आपकी आंखें जब आपके आई लेंस को एडजस्ट करती है तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे कि आप अचानक रूम से बाहर निकलते हैं धूप में, वहाँ पे अचानक आपको जोर से लाइट पड़ती है आपकी आंखों में, तो उस टाइम जो आपकी आंख ऐसे छोटे हो जाएंगे, वो क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ सिलियरी मसल्स एडजस्ट करते हैं आपके आई लाइंसेस को। और जब आप अचानक धूप से घर में आते हैं या फिर डिम लाइट में आते हैं, तो उस टाइम भी आपके आंख एकदम फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है, उस टाइम भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है आई लेंस को अकॉर्डिंग टू नीड। उसी चीज़ को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का लेंथ को एडजस्ट करने को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज, मायोपिया में क्या होता है सर? दूर का चीज नहीं दिखता है, सामने का चीज दिखता है। तो इसको करेक्ट होएगा सर? बिल्कुल होएगा सर। ये करेक्ट करने के लिए इसमें आपको कॉन्केव लेंस लगवाना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस और चश्मा पहनना पड़ेगा। चलिए खत्म। दूसरा है आपका सर फार साइटनेस। फार साइटनेस, इसमें क्या होगा सर? दूर दूर तक दिखेगा, दूर दूर तक दिखेगा, बट सामने वाला नहीं दिखेगा, नहीं ब्लर दिखेगा, ब्लर दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। ये ठीक कैसे होता है? कॉन्केव से कौन? मायोपिया। और इसका दूसरा नाम होता है नियर साइटनेस। ये चीज याद रखना, नियर साइटलेस नहीं, नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया कैसे होगा सर? ये आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस से। अब तीसरा का जो बीमारी आता है, तीसरा बीमारी आपका प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ये आप लोगों ने देखा होगा फिर हेरा फेरी में जो बाबूराव का चश्मा होता है, अंदर से बाहर देखिएगा तो आदमी बड़ा बड़ा नजर आता है,
अब बड़ा बाहर से अंदर देखिएगा तो उसका आँखों बड़ा बड़ा गोटी जैसा नजर आता है, वो होता है प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया में क्या होता है सर, आपका सिलियरी मसल्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है, और जो और एकोमोडेशन जो बताएं हम एडजस्ट करने का, वो एकदम कमजोर हो जाता है। आपका लेंसेज एकदम कमजोर हो जाते हैं और सिलियरी मसल्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब एडजस्ट करने में के लायक नहीं रहता है। तो वहां पे हम लोग इसमें ना सामने दिखता है, ना सामने, ना दूर, कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या, इसमें बाई फोकल लेंस लगता है। बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस में सर आपको कॉन्केव भी लगेगा और कॉन्वेक्स भी लगेगा। और तीसरा जो आता है सर उसको बोलते हैं कैटरैक्ट, कैटेरैक्ट। इसमें होता है कि आंखों के सामने एक थीन लेयर आ जाता है, क्लाउड जैसा, मतलब धुंधला सा। तो ये मतलब ये नॉर्मल बीमारी ना, ये बुढ़ा एज के अकॉर्डिंग हो जाता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे कैटरैक्ट की बीमारी स्टार्ट होती है। ये बाई सर्जरी ही से ठीक होती है, ये बाई सर्जरी। और ये क्यों होती है सर, ड्यू टू ओल्ड एज, ज़्यादा एज होने की वजह से। तो आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो को पूरी डिटेल से नहीं समझा पाया, बट जितना चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लगा कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो चीज़ों को मैं पूरी शिद्दत के साथ समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, और मैं अगले सेशन में साइंस को एकदम डिटेल वाइज पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।